हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिडको प्राइम एजुकेशन। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन है वो मेडिसिन में कैसे हेल्प करता है। तो हम लोग बहुत सारा चीज ऐसा बनाने वाले हैं, जैसे कि आज हम लोग देखेंगे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जीन थेरेपी के बारे में। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जीन थेरेपी के बारे में, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, ठीक है। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, तो यह तीन टॉपिक हम लोग इंसुलिन के बारे में और जीन थेरेपी और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, तो इसका तीन एप्लीकेशन है मेडिसिन का, ठीक है, जो मेडिसिन में हेल्प होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है यहाँ पर कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस हैव मेड द इमेंस इम्पैक्ट इन द एरिया ऑफ हेल्थ केयर। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो प्रोसेस है, ये जो हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि क्या यूज होता है इसका? ड्रग्स बनाने में यूज होता है, ठीक है। समझ में आ गया? तो मोस्टली जो होता है रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स जो होते हैं डू नॉट इंट्रोड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स। अब जो इसका मेन इंपॉर्टेंस क्या है? मेन इंपॉर्टेंस क्या है कि देखो, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये किसी भी तरीके का कोई अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं आता इसमें, ठीक है। मतलब कोई इम्यूनिटी से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर इससे जनरेट नहीं होता है, ठीक है, नॉर्मली अगर देखते हैं तो, ठीक है। तो देखो, हमें क्या करना है कि इससे मेडिसिन बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को यूज करते हुए हमें क्या बनाना है? इंसुलिन। उसी प्रोसेस को यूज करते हुए मैं जो टेक्निक डेवलप किया जिसका नाम है जीन थेरेपी, ठीक है। और उसी पे बेस्ड है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंसुलिन के बारे में, ठीक है। इंसुलिन, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन किस तरीके से बनाया जाता है, हम लोग प्रोसेस देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले जो बात करते हैं, इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन एक तरह का प्रोटीनिशियस हार्मोन होता है। इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन एक तरह का प्रोटीनिशियस हार्मोन होता है। इंसुलिन क्या होता है? एक तरह का प्रोटीनिशियस हार्मोन होता है, ठीक है। अब ये प्रोटीनियस हार्मोन है, तो कहीं ना कहीं इसने अमीनो एसिड से मिलकर बना होगा, ठीक है। तो इसमें कितना अमीनो एसिड होता है? 51 अमीनो एसिड्स टोटल होते हैं, ठीक है। अब ये 51 अमीनो एसिड्स एक मतलब दो पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, ए पॉलीपेप्टाइड चेन्स और बी पॉलीपेप्टाइड चेन्स। इसको ए चेन्स बोलेंगे और इसको बी चेन्स बोलेंगे, ठीक है। तो ए चेन्स में कितना होता है? 21 अमीनो एसिड होता है। और बी चेन्स में कितना होता है? 30 अमीनो एसिड होता है, ठीक है। अब ये दोनों जो है, अब ये डाइसल्फाइड लिंकेज से दोनों कनेक्ट होते हैं। ये दोनों चेन जो है, ये डाइसल्फाइड ब्रिज से ये कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ने देखो, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है सर एडवर्ड एल्बर्ट शार्पी स्कैफलर, ठीक है। स्कैफलर, तो ये जो साइंटिस्ट है ना, ये 1916 में ये सबसे पहले क्या किए थे? फर्स्टली ये नोट किए थे डायबिटीज किसी पेशेंट में, ठीक है। डायबिटीज सबसे पहले ये एक पर्सन में ये नोटिस किए थे। उसमें देखे थे कि कुछ जो पैंक्रियाज है, जैसे इंसुलिन बनाता है पैंक्रियाज, उसका इंसुलिन का कमी देखा था उसमें, ठीक है, ये सबसे पहले, ठीक है। तो उससे अब दूसरा जो साइंटिस्ट आए जिसका नाम है बेंटिंग एंड बेस्ट, ये सब एनसीईआरटी में नहीं दिया, बस जस्ट फॉर नॉलेज, ठीक है, आपको नोट्स मिल जाएगा। बेंटिंग एंड बेस्ट, ये 1921 में सबसे पहले आइसोलेट किया इंसुलिन को फ्रॉम डॉग, ठीक है। जिसने बेंटिंग एंड वेस्ट में, ठीक है, डॉग्स के पैंक्रियाज से इंसुलिन किया। और जो डायबिटीज मेल्स में हो रहा था, और क्योर किया डायबिटीज डायबिटीज
इन मैन। ठीक है, आइसोलेट करके और इसमें भेज दिया, इस तरीके का काम किया उन्होंने। ठीक है, लेकिन ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में ऐसा माना जाता था कि जो इंसुलिन है वो इंसुलिन कई और जीव से निकाले जाते थे, जैसे कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कैटल्स एंड पिग्स, ये दो एक ऐसा जीव है जिससे हम लोग इंसुलिन निकालते हैं। ठीक है, इंसुलिन निकालते हैं और पेशेंट में इंजेक्ट कर देते हैं, और पेशेंट में क्या करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं, और पेशेंट डायबिटीज, उसका जो डायबिटीज होता है वो क्योर हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसका कुछ हानिकारक चीजें भी होती है। ठीक है, इसका कुछ हानिकारक चीजें होती है, जैसे कि एलर्जी डेवलप हुआ था, इससे क्या होता है, एलर्जी डेवलप हो सकता है कुछ पेशेंट में। ठीक है, एलर्जी डेवलप होता है, कुछ अलग टाइप के अदर रिएक्शंस हो सकते हैं, कुछ अलग तरह के रिएक्शंस यहाँ पर में देखने को मिलते हैं। समझ में आ गई बात? तो कैटल्स हो गया, पिग्स हो गया, इंसुलिन, तो ये सब सारे जो पेशेंट में इंसुलिन करने के बाद एलर्जी सिम्टम्स और कुछ अदर रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं मैमल्स में, जैसे कि ह्यूमंस में। ठीक है, तो इंसुलिन क्या होता है, दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होता है, हमारे काम का इतना है कि 51 अमीनो एसिड्स होता है, जिसमें 21 अमीनो एसिड, 30 अमीनो एसिड बी चेन में होता है। ठीक है, तो इंसुलिन में ये होता है, और वो डाइसल्फाइड लिंकेज से लिंक होते हैं। ठीक है, तो इतना सारा कहानी लिखने के बाद हमें क्या लिखना है, आपको फर्स्ट पॉइंट लिखना है। ठीक है, आपको ये पॉइंट लिखना है, डॉग के पेंक्रियाज से इंक्लूड किया, और ये पॉइंट लिखना है। ठीक है, ये डायग्राम अभी आपको नहीं बनाना, आगे बताऊंगा बनाना। ठीक है, बाकी आप लिख सकते हैं कि आप किस तरीके से प्रो इंसुलिन से इंसुलिन बनता है। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ सारा प्रोसेस। ठीक है ना, देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से बनाया गया था। ठीक है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि ये तुम्हारे पास प्रो इंसुलिन है। ठीक है, ये तुम्हारे पास प्रो इंसुलिन है। ठीक है, ये तुम्हारे पास प्रो इंसुलिन है। ठीक, ये देखो, ये तुम्हारे पास प्रो इंसुलिन है, इसमें तुम्हारे पास है ए पेप्टाइड चेन, बी पेप्टाइड चेन, और ये सी पेप्टाइड चेन है, ये इतना वाला जो चेन है ये पूरा सी पेप्टाइड चेन है। ठीक है, और ये ब्लू वाला है ये ए पेप्टाइड चेन, और ये बी वाला ग्रीन पेप्टाइड चेन। ठीक है, तो उसने क्या किया, किसी तरीके से इस सी पेप्टाइड चेन को निकाल दिया। ठीक है, सी को रिमूव कर दिया। ठीक है, सी को रिमूव कर दिया, तो स्टार्टिंग में जो ये इंसुलिन बनता है इसको बोलते हैं प्रो हार्मोन। ठीक है, इसको बोलते हैं, एक तरह का ये प्रो हार्मोन था, इंसुलिन को एक प्रो हार्मोन की तरह सिंथाइज की, मतलब बनाया गया था। ठीक है, जैसे प्रो एंजाइम का फॉर्मेशन होता है ना, वैसे प्रो हार्मोन फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, और इसका फंक्शनल मैचुरेशन होता है, इसको क्या किया, फंक्शनली इसको मैच्योर किया, और फुल्ली फंक्शनल हार्मोन का फॉर्मेशन किया। कैसे किया, इसने सी जो चेन है उसको रिमूव कर दिया। ठीक है, अब तुम्हें पता है जो जो सी चेन है, ये सी चेन एज यूजुअली प्रेजेंट नहीं होता, जो हमारा मैच्योर इंसुलिन है उसमें सी चेन प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए उसको रिमूव कर दिया गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है कि जो फर्स्ट जेनेटिकली engineered इंसुलिन का फॉर्मेशन किसने किया था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू किसने फॉर्मेशन किया था, फर्स्टली किसने किया था, एक अमेरिकन कंपनी ने, एक अमेरिकन कंपनी थी जिसका नाम है एली लिली। ठीक है, ये 1983 में, 1983 में डेट इंपॉर्टेंट है, ये 1983 में ये इस तरीके का एक इंसुलिन बनाया, मैनमेड इंसुलिन, जिसको बोलते हैं ह्यूमिलीन। ठीक है, ह्यूमिलीन ये इंसुलिन की तरह ही है, इसको बनाया ह्यूमिलीन। ठीक है, और कौन सा बैक्टीरिया यूज किया था, ई कोलाई बैक्टीरिया यूज किया था। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो एली लिली कंपनी ने 1983 में क्या बनाया, उसने क्या किया कि जैसे कि दो डीएनए सीक्वेंस बनाया। ठीक है, जैसे कि हमारा जो डीएनए सीक्वेंस इसमें होता है, ए पेप्टाइड चेन में होता है और बी पेप्टाइड चेन में होता है, तो इसी तरीके का सेम डीएनए सीक्वेंस बनाया। ठीक है, सेम डीएनए सीक्वेंस बनाया ह्यूमन इंसुलिन का, और उसको प्लाज्मिड में, ई कोलाई के प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ठीक है, ई कोलाई के प्लाज्मिड में उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ठीक है,
और जो तुमको पता है जो पूरा बायोटेक्नोलॉजी का जो पूरा प्रोसेस है अब इंट्रोड्यूस कर दिया, फिर उसको सेपरेशन किए, ठीक है, सारा चीज, उसके बाद उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट बन गया, अब रिकॉम्बिनेंट को फिर आगे ग्रो करेंगे, ठीक है। और इस तरीके से पूरा जो प्रोसेस है, इस तरीके से पूरे प्रोसेस से क्या बनाया, चेन ए अलग बनाया और चेन बी अलग बनाया, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोनों को अलग अलग मीडियम में, ए वाले को और बी वाले को, बी वाले को अलग वाले प्लाज्मिड में भेजा, ठीक है। ये प्लाज्मिड अलग है, ये प्लाज्मिड बी है, ठीक है। तो ये इसको अलग अलग प्लाज्मिड में भेजा और अलग अलग सेपरेटली चेन ए और बी बनाया और उसको कंबाइन कर दिया, और इस दोनों को क्या किया, कंबाइन कर दिया वाया द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। तो ये इस तरीके से बन गया चेन, इस तरीके से ये बन गया और दोनों को कंबाइन कर दिया वाया डाइसल्फाइड बॉन्ड। समझ में आएगी बात? तो इस तरीके से फॉर्मेशन हुआ है। तो ये सारा कहानी यहाँ पर में लिखा हुआ है एनसीईआरटी का ये, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाया, इसका सी पेप्टाइड चेन था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए से एली लिली कंपनी ने, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेट्स इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया इंपॉर्टेंस है, और प्रिपेयरली टू सीक्वेंस डीएनए ए एंड बी चेन इंट्रोड्यूस इन अ प्लाज्मिड ऑफ इकोलाई टू प्रोड्यूस इन चेन, ए एंड बी चेन्स आर प्रोड्यूस सेपरेटली, ठीक है। और एक्सट्रैक्ट किया, फिर उसको कंबाइन कर दिया, फिर उसको डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया और ह्यूमन इंसुलिन बनाया। इस ह्यूमन इंसुलिन का क्या नाम है, ह्यूमिलिन, ठीक है। समझ में आ गई बात? ये पूरा ह्यूमन जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन का पूरा कहानी था। समझ गया भाई? चलो, अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं जीन थेरेपी के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं जीन थेरेपी के बारे में। देखो, जीन थेरेपी में क्या है हमारे पास, जीन थेरेपी में, एक मिनट स्लाइड ऐड करता हूँ। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जीन थेरेपी अब, ठीक है। जीन थेरेपी में देखो, ये जीन थेरेपी ने एक नया तरह का सिस्टम में डेवलप किया कि देखो इसको क्या करते हैं, कुछ हेरिडिटरी डिजीज होते हैं जैसे कि स्किड हो गया, हीमोफीलिया हो गया, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी लाइक सिंड्रोम्स, ये इस तरीके का जो डिजीज होता है, हीमोफीलिया हो गया, फिनाइल कीटोन्यूरिया हो गया, ठीक है, तो इस तरह का हेरिडिटरी डिजीज होता है। ये डिजीज को ट्रीट करने के लिए मोस्टली इस जीन थेरेपी का यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है ना। इस तरीके को यूज करने के लिए बेसिकली यूज करते हैं, है ना। तो अब भाई जीन थेरेपी का मेथड क्या है, जीन थेरेपी क्या होता है, ये जीन थेरेपी होता क्या है, इसका अगर डेफिनेशन लिखे तो हम लोग बोलेंगे ये एक पूरा मेथड है जिसके थ्रू हम लोग कोई डिफेक्टिव जीन को कोई डिफेक्टिव जीन को क्या करते हैं, करेक्ट करते हैं, ठीक है। पहले आइसोलेट किए, ठीक है, जीन को आइसोलेट किए, कौन सा, डिफेक्टिव जीन को, ठीक है, डिफेक्टिव जीन को आइसोलेट किए, फिर उसको करेक्ट किए, फिर उसको वहीं पर में इंट्रोड्यूस करा दिए, ठीक है, इंट्रोड्यूस करा दिए। तो ये सारा जो प्रोसेस है, ठीक है, अब डिफेक्टिव जीन का करेक्शन हो गया, अब उसको एम्ब्रियो में या फिर चाइल्ड में या फिर किसी चीज में डिफेक्टिव जीन जहां से निकाले थे उसको पर्सन के सेल में इंट्रोड्यूस करा दिए, और वो डिजीज क्या होता है, डिजीज क्या होता है, वो क्योर हो जाता है, ठीक है, डिजीज क्या होता है, क्योर हो जाता है। समझ में आगे बात? अब इसको करेक्शन कैसे करते हैं, इसमें क्या होता है, जो नॉर्मल जीन को हम लोग क्या करते हैं, जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब रिमूव कर लेते हैं, ठीक है, और उसको क्या करते हैं, नॉन फंक्शनल जीन को हटा देते हैं, ठीक है, ये हम लोग करते हैं इसमें। तो सबसे पहले अगर बात करें, जो एनसीईआरटी में लिखा है, जो सबसे फर्स्ट क्लिनिकली जीन थेरेपी किसने दिया था, ठीक है, फर्स्ट क्लिनिकली जीन थेरेपी किस कब हुआ था, 1940 में, ठीक है। किसको दिया था, 4 ईयर का एक लड़की थी, ठीक है, जिसको 4 ईयर का लड़की थी जिसको डिजीज था, जिसको एडीए डिफिशियंसी था, एडी डेफिशिएंसी था वो, ठीक है। अब एडीए डिफिशियंसी से क्या होता है, स्किड होता है भाई, है ना। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आपको बताया है कि एडीए डिजीज से स्किड है, तो इस लड़की को एक बीमारी था जिसको बोलते हैं स्किड, ठीक है। तो छोटी सी बच्ची है जो 1940 में 4 ईयर की बच्ची है जिसको एडीए डिफिशियंसी था। अब इस एडीए डिफिशियंसी को किस तरह से क्योर किया जाए, ठीक है। अब एडीए डिफिशियंसी होता है, एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी होता है, तो इस केस में क्या होता है, इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है, इम्यून सिस्टम ना एकदम ही कम हो जाता है, ठीक है।
तो क्या होता है इस डिसऑर्डर में, जो एडीए का जीन था, जो एडीए का जीन था यहाँ पर में, इसका क्या होता है, डिलीशन हो जाता है, डिलीशन हो जाता है एडीए जीन का, ठीक है, कुछ चिल्ड्रन में। अब इसमें क्या किए हम लोग, इसका क्योर क्या था, इसका क्योर क्या था, कि पहले तो इसको बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करें, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, इसका क्योर क्या है, कि इसको सबसे पहले बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, ठीक है, या तो इसको बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, या एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी करते हैं, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है, जिसमें फंक्शनल एडीए को पेशेंट को इंजेक्ट कर दिया जाता है, जो फंक्शनल एडीए को इसमें क्या करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं पेशेंट में, ठीक है, इंजेक्शन से। लेकिन इसका प्रॉब्लम है, इस दोनों का प्रॉब्लम है कि ये टोटली नॉट कंप्लीटली क्यूरेटिव, ठीक है, लेकिन ये टोटली क्यूरेटिव नहीं होता है, समझ में आई बात। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जीन थेरेपी का फिर हम लोग यूज करते हैं। जीन थेरेपी में हम लोग क्या करते हैं, कि सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है हमारा जीन थेरेपी का, जैसे कि मान लो ये बोन है, ठीक है, ये बोन मैरो, इसका जो पार्ट है ये बोन मैरो, इससे हम लोग क्या किए, लिम्फोसाइट एक्सट्रैक्ट कर दिए, ठीक है, इससे हम लोग जो पेशेंट का ब्लड है, पेशेंट के ब्लड में क्या किए, लिम्फोसाइट एक्सट्रैक्ट कर दिए, ठीक है। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, लिम्फोसाइट को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब इस लिम्फोसाइट में क्या है, एडीए डिफेक्टिव जीन्स है, ठीक है, एडीए डिफेक्टिव जीन्स है, तो हम लोग क्या करते हैं, बाहर से फंक्शनल एडीए, फंक्शनल एडीए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस लेते हैं, ठीक है, और बाय द यूजिंग रेट्रोवायरस जो वेक्टर है, उसके थ्रू हम लोग इस लिम्फोसाइट में इंट्रोड्यूस कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ रेट्रोवायरस, ठीक है। और इसको पूरे प्रोसेस से हम लोग, जो जेनेटिकली इंजीनियर का प्रोसेस है, उसको हम लोग उस तरीके से ग्रो करते हैं, और यहाँ पर में क्या बनता है, फंक्शनल एडीए जीन का फॉर्मेशन होता है इसमें, ठीक है। तो हम लोग नॉन फंक्शनल जीन को हटाते हैं, कट लगाते हैं, और इसमें इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं फंक्शनल सीडीएनए जीन, ठीक है, जो कि इसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना। तो उसको हम लोग इंट्रोड्यूस कर देते हैं वाया हेल्प ऑफ रेट्रोवायरस, ठीक है। और क्या करते हैं, अब ये जो करेक्टेड करेक्टेड जीन है, ठीक है, इस लिम्फोसाइट का, ठीक है, इस लिम्फोसाइट को हम लोग इसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं। लेकिन ये जो सेल होता है ना, ये इमोर्टल होता है, इसको कुछ हम लोग इनोकुलम के फॉर्म में हम लोग इसको रिमूव कर लेते हैं, एज द सेल्स इज इमोर्टल, ठीक है, एज द सेल्स इज, ये आप लोग को लिखना नहीं है, बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, एज द सेल्स इज इमोर्टल, ठीक है। तो इसको हम लोग बेस्ट तरीका कब होता है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि बेस्ट तरीका कब होता है, जब कब ऐसा अर्ली है, कब ऐसा टाइम है, तो इसको हम लोग कब करते हैं, एट द एज ऑफ अर्ली एम्ब्रायोनिक स्टेज, एट द एज ऑफ अर्ली एम्ब्रायोनिक स्टेज, ठीक है। तो ये ये फैन भी हो सकता है, मतलब इट कुड बी परमानेंट क्योर। तो ये एनसीईआरटी में लाइन लिखा है कि अगर हम लोग ये जो स्टेज है, स्टेप्स होता है, ये अर्ली की एम्ब्रायोनिक स्टेज में अगर करते हैं, तो उस बच्चे को स्किड डिजीज से बचाया जा सकता है, इस तरीके की डिजीज से अगर जीन थेरेपी करते हैं तो बचाया जा सकता है, ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो, तो ये सारा जीन थेरेपी के बारे में लिखा है, जो कि मैं अभी डिस्कस किया हूँ, सारा जो एनसीईआरटी का पॉइंट है। 4 ईयर गर्ल जो छोटी सी बच्ची थी, उसका जो एडीए डेफिशिएंसी था, उसको सबसे पहले जीन थेरेपी दिया गया था, ठीक है। दो तरीका होता है इसको ट्रीट करने के लिए, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी, ठीक है। तो स्टेप्स यहाँ पर मैं बताए गए हैं, ये सारा स्टेप्स आपको मैं डायग्राम में बता दिया हूँ, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट जो हमारा है, जो है, उसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, ठीक है। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के लिए हमें क्या करना है, देखो,
मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस ये एक तरह का मतलब इफेक्टिव ट्रीटमेंट माना जाता है डिजीज का। जैसे कि मान लो अगर किसी भी डिजीज का अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है तो उसका फिजियोथेरेपी जानना आसान हो जाता है। ठीक है, फिजियो जो उसका पैथोलॉजी जानना मतलब कि क्या उसका इटियोलॉजी है, क्या कॉज है, क्या सिम्टम्स है, ये सब पता चल जाता है तो उसको क्योर करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये सब जो कंडीशंस है अर्ली डायग्नोसिस के लिए, जो कन्वेंशनल मेथड है जैसे कि सीरम एनालिसिस, यूरिन एनालिसिस, ये सब करते हैं, ये डिटेक्शन के लिए ज्यादा पॉसिबल नहीं होता है। तो हमारे पास एक टेक्निक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हो सकता है, पीसीआर हो सकता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे हो गया। तो ये सब कुछ टेक्निक है जो कि हम लोग अर्ली डायग्नोसिस के लिए हेल्प करते हैं। इसीलिए हम मैंने बोला कि क्या मेडिसिन बायोटेक्नोलॉजी का क्या कुछ यूज है? हाँ यूज है। यूज है क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे ये सब टेक्निक है जो अर्ली डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, ये नॉर्मली सस्पेक्ट होता है। कोई भी पैथोजन हमारे डिजीज सिम्टम होता है तो ये नॉर्मल होता है। लेकिन अगर इसका कंसंट्रेशन बहुत मात्रा में है बॉडी में, ठीक है, बहुत मात्रा में है बॉडी में, ठीक है, जैसे कि कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया वायरस टाइम इन द सिम्टम्स आर नॉट विजिबल यट, उस समय भी सिम्टम्स नहीं दिख रहा हो, लेकिन इस कंडीशन में बैक्टीरिया या वायरस का मात्रा बहुत ज्यादा है, तो उस केस में हम लोग डिटेक्ट करते हैं बाय द यूज ऑफ एम्पलीफिकेशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड बाय द पीसीआर। उस समय हम लोग क्या करते हैं? पीसीआर यूज करते हैं। तुम्हें पता है पीसीआर कब यूज करते हैं यार? जब कोविड हुआ था उस कंडीशन में भी हम लोग क्या यूज करते थे? एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट था कोविड के लिए पीसीआर। ठीक है, तो आज के समय में पीसीआर क्यों यूज करते हैं? डिटेक्ट द एचआईवी सस्पेक्टेड 8 पेशेंट, इट मींस म्यूटेशन, किसी भी जीन में म्यूटेशन है जो कि कैंसर कॉज कर सकता है। ठीक है, तो बहुत सारा जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसके लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है पीसीआर। ठीक है, पीसीआर एक तरह का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे लाइन से ना स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये इस चैप्टर का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीआरएनए उसको क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ जिसको बोलते हैं प्रोब, उसको हम लोग क्या करते हैं, हाइब्रिडाइज कर देते हैं। ठीक है, टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन अ क्लोन सेल्स फॉलो बाय डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं। ठीक है, the clone having the muted gene will hence not appear in the photoflowering plane because the probe will not be complementary with the muted gene। देखो जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो तो appear होगा, लेकिन ऐसा जो जो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है वो फोटोग्राफिक फील्ड में appear नहीं होगा। ठीक है, समझा? जो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है मतलब वो जीन क्या होगा, म्यूटेंट जीन होगा, तभी तो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा ना भाई। जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो तो डायरेक्ट जाके एक्ट कर जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से। ठीक है, लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है उसको वो तो कहीं ना कहीं म्यूटेंट होगा। और वो म्यूटेंट होगा तो पता चल जाएगा कि हाँ, वो फोटोग्राफिक फिल्म में पता चल जाएगा कि हाँ ये म्यूटेंट जीन है, ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, ये डिटेक्ट हो रहा है, मतलब यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, एलिसा एलिसा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। एलिसा का प्रिंसिपल क्या है कि एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, ये एंटीजन है और ये एंटीबॉडी, इसके बीच में इंटरेक्शन होता है। ठीक है, इन्फेक्शन ऑफ एथम्स कैन बी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। एंटीजन यहाँ से क्वेश्चन बनता है, देखो यहाँ पर तुम्हें डिटेक्ट कर दे मतलब दे देगा स्टेटमेंट वाइज में कि इन पैथोजन का जो इन्फेक्शन है या तो एंटीबॉडी से करेगा, ठीक है, डिटेक्ट करेगा सिंथेसाइज एंजाइम पैथोजन, या फिर एंटीजन से जैसे कि प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये सब सारा जो होता है इसके थ्रू डिटेक्ट कर सकता है। समझ में आ गई बात? समझ रहे हो भाई? ठीक है, चलो अब मैं ना अब तुम्हें कुछ टेबल्स दिखा रहा हूँ, 3 टेबल्स जिस जहां से इस क्वेश्चन के पूरे पूरे क्वेश्चन आते हैं, मतलब बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ठीक है, वो टेबल्स मैं आपको शो करने जा रहा हूँ। तो देखें ये टेबल, एक ये टेबल है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये 3 टेबल है जो कि आप स्क्रीनशॉट लेके आप अपने फोन में सेव कर लो, क्योंकि ये आपको हर टाइम यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये 3 टेबल अगर याद हो गया तो अगर मान के स्टेटमेंट वाइज छोड़ के ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी एमसीक्यू के लिए बहुत, यू कैन तुम देख सकते हो भाई। ठीक है, तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, चलो, तो ये सब सारा मैं डिस्कस कर दिया हूँ। ह्यूमन इंसुलिन ट्रीटमेंट ऑफ इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज के लिए
ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो मिसिंग हार्मोन होते हैं, देखिए शॉर्ट स्टेचर पीपल जो बौने लोग होते हैं उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। कैल्सिटोनिन यूज किया जाता है, रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट इससे बनाया जाता है, ये सब सारा क्या है, रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट। और कहाँ यूज किया जाता है, जैसे कि मान लो किसी में रिकेट्स हो गया तो कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस करके उसको इंट्रोड्यूस करा जाता है। इनफर्टिलिटी होता है उसको उसमें क्रॉनिक गोनेडोट्रोपिन इंट्रोड्यूस करा जाता है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, जिस केस में क्लॉटिंग फैक्टर जैसे कि हीमोफीलिया ए एंड बी टाइप में, ए में क्या होता है, कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होता है, 8। और बी में क्या होता है, 9th क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होता है, ठीक है ना। चलो, तो ये सब सारा यूज होता है। दूसरा है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ये सब थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर है, कुछ कुछ पॉइंट्स इसमें तो थोड़ा सा देख लेना, जो जितना याद हो सके उतना याद करना, ठीक है। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर जो कि ब्लड क्लॉट्स को डिसॉल्व करने में हेल्प करता है, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ठीक है, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर जो कि हार्ट अटैक्स के बाद इसको दिया जाता है, ठीक है, जो कि ब्लड क्लॉट्स को डिसॉल्व करता है स्ट्रोक्स के समय, ठीक है। इरिथ्रोपोइटिन जो होता है, इरिथ्रोपोइटिन जो आरबीसी फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है, अगर मान लो किसी एनीमिया हो चुका है किसी को, ठीक है, या फिर डायलिसिस करना है, तो एड्स पेशेंट में इस तरीके के ड्रग्स इसमें दिए जाते हैं, जो कि इरिथ्रोपोइटिन टाइप के ड्रग्स दिए जाते हैं। प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर ये क्या करता है, वुंड हीलिंग में करता है। इंटरफेरोन जो कि पैथोजेनिक वायरल इंटरफेरोन, ये कैंसर में इफेक्टिव होता है, वायरल इन्फेक्शन के लिए इफेक्टिव होता है। इंटरल्यूकिन से क्या करता है, इम्यून सिस्टम को इनहांस कर देता है, ठीक है। वैक्सीन क्या होता है, बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज जैसे कि हेपेटाइटिस बी के लिए, हर्पीज के लिए, इन्फ्लुएंजा, पर्टुएसिस, मेनिंजाइटिस, ये सब के लिए वैक्सीन हम लोग देते हैं। तो ये सब सारा चीज बनता है बाय द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट। अब तुम समझ रहे हो ना कितना सारा प्रोडक्ट बनाया जा चुका है अभी तक। अब हम लोग माइक्रोब्स से, हम लोग जेनेटिकली इंजीनियर माइक्रोब्स बनाए हुए हैं, जैसे कि ई कोलाई गट बैक्टीरियम के लिए, ये क्या करता है, ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। ह्यूमन ग्रोथ फैक्टर, इंटरफेरोन्स, इंटरल्यूकिन और बहुत सारा चीज प्रोड्यूस करता है। बैसिलस थेरेंजेसिस सॉइल बैक्टीरियम है, ये एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, हाईली पोटेंट बायोडिग्रेडेबल इंसेक्टिसाइड है ये, प्लांट प्रोटेक्शन के लिए। राइजोबियम एक तरह का बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। सुडोमोनास पोटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये जब ये तीन चार ये सब सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बायो रेमिडिएशन में कौन सा बैक्टीरिया क्या करता है, हैवी मेटल को एक्युमुलेट कर लेता है, ठीक है। और बायो रेमिडिएशन में क्या होता है, पॉल्यूटेंट को क्लीन करते हैं, जो वाटर में बहुत सारा पॉल्यूटेंट होता है, विद द हेल्प ऑफ बायो रेमिडिएशन को क्लीन करते हैं। ट्राइकोडर्मा फंगस जो काइटिनेज फंगल डिजीज कंट्रोल करता है इसमें, ठीक है। ये सारा इंपॉर्टेंट है, तुम देखोगे ना प्रीवियस ईयर में यही से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा पोटेंशियल एप्लीकेशंस, ट्रांसजेनिक पे बेस्ड है। ट्रांसजेनिक प्लांट्स हो गया, ठीक है, जैसे फ्लेवर सेवर टोमेटो हो गया, हाई यील्ड में आपको बताया पिछले लेक्चर में, फ्लेवर सेवर टोमेटो, ये सब सारा चीज, ठीक है। तो विटामिन ए, गोल्डन राइस, कैटल्स, काउ, शीप, गोट, थेरेप्यूटिक, ह्यूमन इंसुलिन एंड देयर मिल्क, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पिग के लिए ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए विदाउट रिजेक्शन, ये सब सारा चीज यूज में आता है, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, एथिकल इश्यूज, बायो पैटेंट, ठीक है, बायो पैटेंट, बायो पायरेसी, ठीक है। तो ये सब सारा चीज डिस्कस करेंगे एक लेक्चर में, फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। 3 लेक्चर में आपको बोला था, 3 लेक्चर में आपका चैप्टर ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो चैप्टर है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम ज्यादा से ज्यादा हाई स्कोर कर सकते हो, जो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर ये चैप्टर तुम्हें आता है तो अच्छे से, ठीक है। और इन द लाइफ टाइम एमबीबीएस में भी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, ठीक है। कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़ो। अगर इस बार अगर आप लोग को फिर से ड्रॉप लेने का सोचे हो तो अच्छे से इसको प्रिपरेशन करो और ज्यादा से ज्यादा 650 अबव मार्क्स हाई स्कोर करने का ट्राई करो। मेरे मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा कि कैसे हाई स्कोर करे, किस तरीके से आपको नोट्स बनाना चाहिए, वो सारा चीज मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। अगर जरूरत पड़ता है तो आप जाके सर्च कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग लेक्चर 3 में, नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट।